धर्मपुर गांव में रहने वाला रामधन एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार पैसे लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो सुनीता, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। ईश्वर ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रामधन, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा बिटिया। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्कान राज नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल घिर गए और तेज आंधी के साथ मुस्कान बननी शुरू हो गई। रामधन जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे ईश्वर, कहीं सब कुछ ना बह जाए। रामधन भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा ईश्वर? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह रामधन सेठ हरिराम के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी रामधन। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है रामधन, तेरी भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रामधन की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब ना तो खेत था, ना पैसा और ना ही कोई आसरा। सुनीता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहां कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है रामधन, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। सेठ ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था और अब उनके पास न घर का ठिकाना था, न ही खाने के लिए कुछ था। रामधन का परिवार एक बार फिर सड़क पर था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात अभी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो सुनीता, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा सुनीता, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहां शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं, जंगल के किनारे पर। सुना है वो अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चल ले बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। रामधन का परिवार गांव से बाहर निकल जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा, वहां पर एक बूढ़े साधु अपनी ध्वनि जमाए बैठे हैं। बाबा प्रणाम। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास आप कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा, ईश्वर आपको सुख दे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह रामधन जंगल में लकड़ी काटने निकला, ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। सुनीता, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाऊंगा बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है जी। रामधन दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियां काट रहा और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहां उसे बहुत कम पैसे मिले और उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा सा आटा खरीद लिया। ये लो सुनीता, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब कुछ किया रामधन, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेक देती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन हम कल जरूर से गुड़ लेकर आ जाएंगे।
रात को सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली हुई सब्जी खाई और पहली बार किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छुपी थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं। यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रामधन ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी लंबा था, लेकिन उसका इरादा सटीक था। रामधन अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता है और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन लता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब शिकायत नहीं करते। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा। कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ सुनीता, जल्दी लौटूंगा, लेकिन आज थोड़ी लकड़ियां ज्यादा लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। पिताजी, आज क्या गुड़ भी लाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ भी और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियाँ। तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां बिटिया, बस ईश्वर थोड़ा साथ दे। रामधन मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वो हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया था। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए। ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा, मतलब सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की गहराइयों में वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुंच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं कोई आवाज थी। अरे ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता है। कहीं गलत दिशा में आ गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। हे ईश्वर, अब क्या करो? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उधर झोपड़ी में सुनीता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन रामधन नहीं लौटा। आज बहुत देर हो गई है। अब तक तो वो रोज लौट आते हैं, आज इतनी देर क्यों हो गई? माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसे मत बोलो बेटा, वो ठीक होंगे, बस शायद ज्यादा दूर निकल गए होंगे। मुझे डर लग रहा है माँ। उधर रामधन थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई, फिर आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? वहां कोई घर जैसा दिख रहा है या फिर कोई आग जला रहा है। चलो देखता हूँ। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली सी चमक आ रही थी। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। ये कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यहाँ रोशनी कैसी? गुफा के अंदर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वो एक गांव जैसा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। ये तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। फिर ये क्या है? अचानक तो सिपाही आए और रामधन से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रामधन है। मैं गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रामधन डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रामधन डर और हैरानी के बीच आगे बढ़ रहा था। सोने जैसे इस गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जगह कोई सपने जैसी लग रही थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सब कुछ इतना चमकदार कैसे है? और ये लोग कौन हैं? सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। वहां अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई। उसे भीतर ले आओ। रामधन अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्धि राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज चमक और आंखों में करुणा थी। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम रामधन है। मैं गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसलें बह गईं। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो ये गुफा दिखी। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है रामधन। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता।
तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं रामधन, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। हमारे पास अब ज्यादा उम्र नहीं बची और कोई बारिश भी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे उत्तराधिकारी बनो। मैं राजगद्दी पर बैठूं, ये कैसे संभव है? हमने तुम्हारे व्यवहार, ईमानदारी और परिश्रम को परखा है और यही गुण एक अच्छे राजा में होने चाहिए। मुझे सोचने का समय दीजिए महाराज। तुम्हें कल सुबह तक का समय देते हैं, फैसला सोच समझ कर लेना। रामधन महल से बाहर निकला। उसके मन में सवालों की बाढ़ थी, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। तो रामधन, क्या फैसला किया तुमने? महाराज, मैं रात भर सोचता रहा। ये गति एक जिम्मेदारी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। तुम्हारा ये उत्तर ही साबित करता है कि तुम इसके लायक हो। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। रामधन, क्या ये सच में सपना है? नहीं सुनीता, ये ईश्वर की मर्जी है। अब हम भूखे नहीं सोएंगे, बल्कि दूसरों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी लेंगे। अब मैं राजा का बेटा हूँ। नहीं बेटा, तुम जनता के सेवक के बेटे हो। हम राजा नहीं, सेवक बनकर जिएंगे। धर्मपुर गांव के इस गरीब किसान ने, जो बारिश में सब कुछ खो चुका था, आज अपने संघर्ष से राजमहल तक का सफर तय किया था। उसने जिस राजा ने लकड़ी काटकर बच्चों को पाला, वही सही मायनों में जनता का राजा होता है। रामधन ने ना तो अमीरी को घमंड बनने दिया, न गरीब को शर्म। उसने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और मेहनत से अपनी तकदीर लिख दी।